हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली सेशन ज्वाइन करो। क्विकली सेशन ज्वाइन करो। साउंड क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर देना। साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो। साउंड और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिया, वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो गया है। और फिजिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है? एक बार कमेंट करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है, जो चैप्टर है उसका नाम है काइनेमैटिक्स। है ना, काइनेमैटिक्स। ठीक है, क्लियर है? सब कोई ज्वाइन हो गया? ओके, काइनेमैटिक्स होता क्या है? ठीक है, बेसिकली देखो, इस ये चैप्टर ना थोड़ा बहुत आप बेसिक आइडिया पे हर बच्चे अपने नाइन्थ क्लास वगैरह में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम नाइन्थ क्लास में जनरली रेस्ट एंड मोशन रहता है ना, तो हम आपको ये इसलिए बता रहे ताकि आपको फेमिलियर हो जाए कि ये जो चैप्टर है ये आपका रेस्ट एंड मोशन जैसा चैप्टर है ना। काइनेमेटिक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें आप किसी भी सिस्टम का या बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या मोशन से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, विदाउट स्टडिंग द फोर्सेस विच इज कॉजिंग द मोशन। ठीक है, मतलब जैसे आपका कोई बॉडी चल रहा है तो आप बॉडी के मोशन में इंटरेस्टेड है, मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स निकालने में इंटरेस्टेड है। आप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि उस बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मोशन में है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with which deals with motion and motion parameters without studying the forces which cause the motion। हेलो, छोटू है नीचे, ऑनलाइन क्लास में है, उसको कॉल करो। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन एंड मोशन पैरामीटर्स विदाउट स्टडिंग द फोर्सेस विच कॉज द मोशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपका ये एक रोड है और इस रोड पे आपका ये बॉडी चल रहा है ना, ये आपका बॉडी क्या है, मोशन में है। तो आप क्या करेंगे, इस बॉडी का जो मोशन है उस पूरे मोशन का स्टडी करेंगे या मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ का स्टडी नहीं करेंगे कि ये बॉडी मोशन में है तो किस फोर्स के कारण मोशन में है।
आखिर आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाएंगे तभी वो चल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स वाला जो चैप्टर है इसमें हम फोर्सेस का स्टडी नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग मोशन और उनके रिलेटेड पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे कि ये बॉडी कितने वेलोसिटी से चल रहा है, ये बॉडी का कितना एक्सेलरेशन है, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। फोर्सेस पे पढ़ने के लिए हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पर हम लोग बॉडी पर लग रहे फोर्सेस का स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे। बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, है ना। तो हम लोग मोशन का स्टडी करेंगे या मोशन के पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे, है ना। सब बच्चे मोस्टली कंफर्टेबल होंगे मोशन के पैरामीटर्स को भी समझने में, जैसे बॉडी की कितनी वेलोसिटी है, बॉडी के पास कितना एक्सेलरेशन है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मोशन से रिलेटेड पैरामीटर्स, मोशन के पैरामीटर्स, है ना। अगर ये बॉडी चल रहा है तो आप बोल सकते हैं कितने के वेलोसिटी से चल रहा है, कितने के एक्सेलरेशन से चल रहा है। अगर ये बॉडी चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, है ना। तो ये सारे टर्म्स हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इन पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है वो इसी इसी डेफिनेशन के हिसाब से है कि आप इस पूरे चैप्टर में जो बॉडी मोशन में है उसके मोशन का स्टडी करेंगे, उनके मोशन के पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन इस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे हैं जिसके कारण ये बॉडी मोशन में है उसका स्टडी नहीं किया जाएगा, है ना। उसके लिए अलग से चैप्टर आएगा जहाँ हम लोग बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का स्टडी करेंगे। कितने बच्चों को ये डेफिनेशन चमक गया, जल्दी कमेंट करो। हम्म, कितने बच्चों को ये डेफिनेशन चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ओके, तो हम लोग कब बोलते हैं कि एक बॉडी मोशन में, एक बेसिक सा डेफिनेशन है मोशन का, कब आप बोलेंगे कि आपका जो बॉडी है वो मोशन में है ना। तो नाइन्थ क्लास से बच्चे पढ़कर आते हैं कि जब कभी भी कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, किसके किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to time या फिर एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, है ना। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, तो आप क्या बोलेंगे कि बॉडी आपका किस में है, मोशन में है, ठीक है। जैसे देखो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक बॉडी था, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर आपका बॉडी इस जगह पर खड़ा था, है ना। और टाइम t इज इक्वल टू से 4 सेकेंड्स पर आपका बॉडी यहाँ आ गया। तो ये आपके बॉडी ने इन 4 सेकेंड्स में t इज इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 सेकेंड तक में 4 सेकेंड गुजरा। तो इस 4 सेकेंड में आपके बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपके बॉडी ने पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, है ना। जैसे मान लो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लें ये 2,0 है और यहाँ पर चला गया फॉर एग्जांपल ये 6,0 पर, तो हम क्या बोलेंगे कि इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर लिया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में ये बॉडी पहले इस जगह पर था, है ना, इसको हम इसका क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, है ना। और कुछ समय के बाद ये यहाँ पर आ गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका फाइनल पोजीशन, है ना। तो समय के साथ इसने अपना पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। सिंपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है। उसी तरीके से मान लो ये आपका रोड है, ठीक है, मस्त आपका ये रोड है और रोड के इस साइड में यहाँ पर एक पेड़ है, रोड के इस साइड में यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री, ठीक है। और आप यहाँ पर गाड़ी चला रहे थे, है ना।
तो यहाँ पर आप पेड़ के सामने थे और कुछ समय के बाद आप यहाँ पर आ गए, तो आपने फिर अपना क्या कर लिया, पोजीशन जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, आप पहले पेड़ के सामने थे, फिर कुछ समय के बाद आप आगे चले गए, तो आपने इस पेड़ के रेस्पेक्ट में, है ना, पेड़ तो जहाँ पर है वह फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, मतलब वो रेफरेंस पॉइंट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना। यहाँ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट बोलने का मतलब है कि जिस चीज़ को आप अपना रेफरेंस मानेंगे वो आपका पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए रोड के साइड में एक पेड़ था, तो पेड़ जहाँ आज था वहीं कल रहेगा, तो पेड़ तो एक ही जगह पे रहता है। लेकिन आप एक समय पे पेड़ के सामने थे और कुछ कुछ समय बाद देखा गया कि आप आगे चले गए, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इस पेड़ के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर लिया। कुछ समय पहले पेड़ के सामने थे, कुछ समय के बाद पेड़ के पेड़ से दूर चले गए, तो पेड़ के रेस्पेक्ट में भी आपने अपना क्या किया, पोजीशन जो है वो चेंज कर लिया, है ना। तो इसको भी बोलते हैं पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा बाबू हम लोग फोकस करेंगे टाइम के साथ। हम लोग पूरे मोशन का जो स्टडी करते हैं ना वो टाइम के साथ करते हैं, क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ना। टाइम कभी रुकता तो है नहीं, टाइम कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, तो हम लोग सारे चीज़ का जो वेरिएशन है ना, अपने मोशन या मोशन का जो पैरामीटर्स है उसका सारे का स्टडी हम लोग किसके साथ करेंगे, टाइम के साथ करेंगे, है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि कोई बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, तो आप बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करो अगर यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है तो। जल्दी जल्दी कमेंट करने में पीछे मत रहो बाबू, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलो बेसिक डेफिनेशन है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने वेक्टर्स पढ़ा है बाबू, तो अगर हमको मोशन को वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। बाबू देखो, हम आपको बता दें, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे पहले आपको वेक्टर्स आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता है तो कृपया जाके मेरे लेक्चर देखिए वेक्टर्स के, है ना, उनको देखिए, उनको अच्छे से सीखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वेक्टर्स क्लियर है तो ही ये पढ़ने का, बेसिक मैथ्स और वेक्टर ये दो चैप्टर आपको आने चाहिए। बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स अगर नहीं आता है आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी भी ये प्रॉब्लम है, तो आप ये चैप्टर में आगे जाके बहुत बुरा फंसने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप, अभी समय है, 2-3 दिन 2-4 दिन तो लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो इट्स बेटर कि अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसको प्लीज़ कवर कर लीजिए। ठीक है, चलो, है ना, ये तो बच्चा वाला डेफिनेशन है ना, ये तो बच्चे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक 9th क्लास के बच्चे को भी मोशन में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है या तो टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग उस बॉडी को क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। ठीक है, आइए, वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था पोजीशन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ये आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश है, और ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपका बॉडी जो है वो केवल पहले किसी ए पॉइंट पर था, तो आप क्या करते थे, यहाँ से आप एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते थे। ठीक है, तो आप इसको लिखते थे पोजीशन वेक्टर, हम इसको पी आई लिख देते हैं, पी इनिशियल, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। तो आप इसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकते थे या ओ ए वेक्टर लिख सकते थे। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो आप इसको 2i कैप प्लस 3j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वेक्टर में एकदम मैंने समझाई है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आपका बॉडी पहले किसी ए पॉइंट पर था, किस पॉइंट पर था भाई, तो 2,3 पॉइंट पर था, तो ऑरिजिन से जो ये वेक्टर कनेक्ट होगा, ऑरिजिन से ये जो वेक्टर कनेक्ट होगा इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि ओ ए वेक्टर है। कुछ समय के बाद इस बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया और वो किस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया।
है ना, बी पॉइंट पर आ गया, तो ये वेक्टर आ गया भाई, नया वेक्टर आ गया मार्केट में, ये हो गया ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो इस बॉडी, ये पहले अपने इनिशियली ए पर था और फाइनली ये बी पर चला गया, तो इस बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो ये आपका हो गया पी फाइनल वेक्टर या ओ बी वेक्टर। है ना, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ 4,1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 4i कैप प्लस जे कैप। आप इसको लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या फिर ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली फंडामेंटल क्या है कि बॉडी का पोजीशन चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये ए से बी आ गया, तो ये वेक्टर्स के फॉर्म में रह गया। मतलब जब कभी भी किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज होने लगेगा तो आप बोल सकते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है ना। तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि जब कभी भी किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज होने लगेगा तो आपका बॉडी जो है वो मोशन में है ना। पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर जो पॉइंट और ओरिजिन को कनेक्ट करता है। डायरेक्शन भी देख लीजिए, ओ ए का मतलब ओ से ए के तरफ, ओ ए का मतलब ओ से ए के तरफ, ओ बी का मतलब ओ से बी के तरफ। वेक्टर के डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने लोग को चमक गया ये? जल्दी 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 कमेंट करो, कितने लोग को चमक गया? ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं ए पॉइंट पर थे और आप कहीं बी पॉइंट पर आ गए, है ना। तो पहले आप किसी टाइम पर ए पॉइंट पर थे और कुछ समय के बाद मान लीजिए आप बी पॉइंट पर आ गए, तो आपने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, इसका मतलब आप मोशन में थे। ठीक है, तो जब आप मोशन में थे तो हो सकता है कि ए से बी पॉइंट आने में आपने ये रास्ता लिया हो। इस रास्ते को हम टाइम बिंग के लिए पाथ P1 बोल देते हैं। ठीक है, ए से बी पहुंचने के लिए आपने ये रास्ता लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा ए से बी जाने में ये रास्ता ले ले, पाथ P2 ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्टूडेंट S1 ट्रैवल कर रहा है और यहाँ स्टूडेंट S2 ट्रैवल कर रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में एक स्टूडेंट 1 ने इस वाले पाथ को फॉलो किया और एक बच्चे ने इस वाले पाथ को फॉलो किया। ठीक है, तो बाबू देखो, जब कभी भी आपका बॉडी जो है अगर वो मोशन में है, इसका मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो पोजीशन चेंज करेगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर उसने पोजीशन चेंज किया तो उसको वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेगा, है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो जरूर कवर करेगा। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है तो वो किसी ना किसी रास्ते से होते हुए जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे फ्रेंड का घर है ना। तुम्हारे तुम्हारे घर से तुम्हारे फ्रेंड के घर जाने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक बार तुम ये वाला रास्ता लिए और एक बार ये वाला रास्ता लिए, है ना। तो तुम्हारे फ्रेंड के घर जाने के दो रास्ते हैं, तो ये पाथ P1 और P2 वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम मोशन में हो, अगर तुम अपने घर से चलकर अपने दोस्त के घर गए, तुमने अपना पोजीशन चेंज किया, तो तुम कोई ना कोई डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करोगे, है ना। अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसकी डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा नॉट जीरो होगी। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता अगर आपको मोशन में है, तो क्योंकि आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है, ये होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी।
ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ बोल लो, है ना, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय दी बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहाँ से चल कर आए, पाथ P1 से चल कर आए, तो ये रास्ता में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हुआ होगा। मान लीजिए आपने डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, है ना, तो पाथ P1 जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, कभी दूसरे दिन आप पाथ P2 से गए, हो सकता है यहाँ का डिस्टेंस कितना हो, 6 किलोमीटर हो, तो जब पाथ P2 से आप जाएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 6 किलोमीटर, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो डिस्टेंस होता है, और वो एक्चुअली ये जितना पाथ कवर करके जा रहा है, आप इस पर चलते जाइए, और चलते चलते आप जितना जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वही इस पाथ का डिस्टेंस होगा। बेसिकली डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है ना। आप ये बात हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट, दैट इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमसे पूछे कि ए से बी का कितना डिस्टेंस है, मेरा बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि ए से बी का कितना डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ए से बी जाने के तो दो रास्ते थे। जब तक हम तुमको रास्ता नहीं बताएंगे तब तक तुम हमको डिस्टेंस कैसे बता सकते हो? अगर हम तुमको बोले कि ए से बी जाना है पाथ P1 के रास्ते, तब तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ए से बी गए? 5 किलोमीटर। लेकिन तुमको ए से बी जाना है पाथ P2 के रास्ते, तब तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाओगे? 6 किलोमीटर। तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कैसा रास्ता चुनते हैं, डिपेंडिंग कि आप कैसा रास्ता चुनते हैं। इसलिए जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है ना। आप जैसा रास्ता लीजिएगा वैसा डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको आरा से पटना जाना है, तो आरा से पटना जाने का एक रास्ता है 50 किलोमीटर्स का, और एक रास्ता है कि हम बहुत घूम के जाएं तो हमको पड़ेगा 80 किलोमीटर्स। ठीक है, और हमसे कोई पूछे कि आरा का पटना का डिस्टेंस कितना है ना, तो हम उससे पूछेंगे कि किस रास्ते से डिस्टेंस पूछ रहे हैं। वो बोलेगा नॉर्मल रास्ते से, तो बोलेंगे 50 किलोमीटर। फिर बोलेगा नहीं, आरा से पटना उस रास्ते से कितना पड़ेगा जो थोड़ा दूर पड़ता है, तब हम बोलेंगे 80 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम पाथ स्पेसिफाई नहीं करें, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पाथ डिपेंडेंट होता है। कितने लोग को चमक गया? जल्दी कमेंट करो, है ना। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाई। आप इस रास्ते से चल कर जा रहे हैं तो आप जितना डिस्टेंस इसका एक्चुअली कवर करेंगे, मतलब जो लेंथ आप एक्चुअली कवर करेंगे इस पाथ पे, उसी चीज को आप इसका डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। आप ए से चलकर बी तक जा रहे हैं तो जो आप एक्चुअल पाथ लेंथ इस पे चलते चलते कवर करेंगे वही होगा ए से बी का डिस्टेंस इस पाथ पर। ठीक है, तो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस है वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ए पॉइंट पर थे और बी पॉइंट पर थे, आपने ए से बी जाने के लिए एक रास्ता ये P1 लिया, एक रास्ता आपने ये P2 लिया। ठीक है, तो पाथ P1 का जो डिस्टेंस आया फॉर के कितना आया? 5 किलोमीटर। पाथ P2 डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर, है ना। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? डिस्टेंसेस होंगे, है ना। जब आप ए से बी जाएंगे पाथ P1 के रास्ते तो आप एक्चुअली इतना पाथ लेंथ कवर करेंगे 5 किलोमीटर का। जब आप ए से बी ही जाएंगे, लेकिन अगर आप इस वाले रास्ते से जा रहे हैं तो आप एक्चुअल कितना लेंथ कवर करेंगे? 6 किलोमीटर का। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये पाथ पे डिपेंड कर रही हैं, इसलिए ये 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। लेकिन अब हम एक बात में इंटरेस्टेड है, हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ए से बी जाने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा? ठीक है, ए से बी जाने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानने में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन
joining the points is the straight line joining the points, है ना। मतलब हम ये बात में इंटरेस्टेड है कि ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो ए से बी का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब मिलेगा जब हम ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, है ना। ये तो बेसिक मैथ्स जैसा चीज़ है, या ज्योमेट्री से भी आप समझ सकते हो कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उन दोनों को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। तो जब हम ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका घर है और बी पर आपके फ्रेंड रहता है, आपका फ्रेंड का घर है ना। तो ये भी रास्ता है जाने का, ये भी रास्ता जाने का। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि नहीं तुम हमको सबसे शॉर्टकट बताओ कि हम अपने घर से तुम्हारे दोस्त के घर कितने जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बोलेगा सर ये ब्लू वाला लाइन ले लीजिए, है ना। ये ब्लू वाला लाइन पे अगर आप चलेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन चलेंगे तो आपका डिस्टेंस जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये शॉर्टेस्ट वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये शॉर्टेस्ट वाला जो डिस्टेंस होता है बाबू, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब अगर बात करोगे बाबू, तो डिस्टेंस जो होता है आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये एक वेक्टर है। थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पाथ P1 से चल के गए थे तो 5 किलोमीटर लगा था, पाथ P2 से चल के गए तो 6 किलोमीटर लगा, है ना। और इसको हम नाम फॉर एग्जांपल पाथ P3 दे देते हैं। तो पाथ 3 तो आपका क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। और ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर निकला, ठीक है। तो 3 किलोमीटर इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा उसी को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि हर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा। डायरेक्शन को समझते हैं। ऐसा क्यों है कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन है और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट के पास एक यूनिक डायरेक्शन है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे हम तुमसे बाबू बोले कि हमको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है ना। अगर हम बोले कि हमको अपने घर से मेरे दोस्त के घर जाना है, तो क्या हम एक रास्ते से जा सकते हैं कि 3 रास्ते से जा सकते हैं, 3 में से किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, है ना। अगर हम पाथ P1 से चल कर गए तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएंगे, अगर पाथ P2 से चल के गए तो 6 किलोमीटर ट्रैवल करके जाएंगे, और पाथ P3 से चल के गए तो 3 किलोमीटर ट्रैवल करते जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये तीनों ही डिस्टेंस हो सकते हैं, ये तीनों ही डिस्टेंस हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं है। डिस्टेंस तो इस बात पे डिपेंड कर गया कि हम कैसा रास्ता चुनते हैं। कोई बच्चा अगर P1 से चला गया तो वो इतना चल के जाएगा, P2 से जाएगा तो इतना, और P3 से जाएगा तो इतना। तो डिस्टेंस का कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही है,
आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो तो आप जैसा रास्ता लेंगे वैसा डिपेंड करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। जब तक आप जैसा पाथ लेंगे वैसा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि नहीं, हमको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट से जाना है, तो जैसे ही ये शॉर्टेस्ट वर्ड जुड़ जाएगा तो ये P1 और P2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ए से बी जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है P3। है ना, ए से बी जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो कौन सा बचेगा? P3। तो यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उनको ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा, तो आपको उसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करना पड़ेगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहते हैं तो, या आप सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो। है ना, तो याद रखना इसके पास एक यूनिक डायरेक्शन होता है, और यूनिक डायरेक्शन होने के कारण ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग पूरे चैप्टर में स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। है ना, पूरे चैप्टर में हम लोग एस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डी को हमेशा डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, एस को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डी को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा एक यूनिक डायरेक्शन में होगा। कौन सा होगा वो यूनिक डायरेक्शन? स्ट्रेट लाइन वाला। है ना, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट के पास एक वेक्टर है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक डायरेक्शन है, जबकि डायरेक्ट डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। वो तो अलग अलग डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा पाथ ले रहे हैं। कितने लोग को चमक गया ये? जल्दी बोलो। है ना, तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, एस वेक्टर। जल्दी जल्दी बोलो, चमका क्या? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर एक हम इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये रुको, पहले तुम डायरेक्शन भी देख ही लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, या अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, कहाँ से कहाँ? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ एरो देखो, एरो देखो, एरो का डायरेक्शन देखना, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन तो होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो होगा, लेकिन डायरेक्शन भी कैसा होगा? इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल? इनिशियल से फाइनल। है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होगा, लेकिन कैसा होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। है ना, तो आप लिख सकते हो कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है ना, इनिशियल पॉइंट से चलकर फाइनल पॉइंट तक ये जो वेक्टर आएगा, इसी वेक्टर को आप लिखेंगे, इसी वेक्टर को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। है ना, या ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से कैसे होगा? फाइनल पोजीशन तक होगा। ठीक है, आओ, अब अगर हम एक इनइक्वालिटी की बात करें तो बताना ये बात सही लिखे हैं कि नहीं। जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा? जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा और या नहीं तो ग्रेटर देन होगा। तुम खुद देख लो, खुद सोचो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट खुद क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आपका जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच का, या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा ही होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कितने लोग को समझ में आया? जल्दी जल्दी कमेंट करो। जल्दी 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 जल्दी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट है।
दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। तो डिस्टेंस या तो इसी के बराबर होगा और या नहीं तो इससे बड़ा होगा। अब तुम हमको बताओ कि व्हेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कब होगा? ये मैंने लिखा है ना कि या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। तो बड़ा तो समझ में आता है, दिख भी रहा है बड़ा। इक्वल कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? बेसिक है, बेसिक ही है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं? सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सोचना है ना। सर जब डिस्प्लेसमेंट का पाथ फॉलो होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, है ना। देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का ज्वाइन करता हुआ या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो तो यही होगा, और यही डिस्प्लेसमेंट है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, और यही डिस्टेंस तब हो जाएगा जब आप यही पाथ चुन ले चलने के लिए, है ना। जब आप यही पाथ चुन ले, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ही, लेकिन आप पाथ P1, मान लो तुमको ए से बी के घर जाना था और तुम्हारे पास समय बहुत कम था, है ना, तुमको बहुत जल्दी पहुंचना था, तो उस समय तुम सबसे शॉर्टेस्ट ही पाथ लोगे। तो अगर तुमने रास्ता भी सबसे शॉर्टेस्ट वाला चुना है, तो उस केस में तुम्हारा डिस्टेंस भी यही हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन में रहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में रहते हैं, स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन है, जब आप इसी स्ट्रेट लाइन पर चलेंगे, जब आप यही वाला रास्ता चुन लेंगे, तो रास्ता ये चुना है तो डिस्टेंस यही है, और शॉर्टेस्ट यही है तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है ना। तो याद रखना, जब कभी भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, याद रखना, जब कभी भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकते हैं? सेम। ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक बार बाबू अच्छे से थोड़ा देख लो, हम 2 मिनट में आए बस, थोड़ा पानी पी के।
चलो ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है ना। तो वेक्टर होने के कारण इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है ना। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका बॉडी है। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं था और कुछ समय के बाद ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोले ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो इसने कितना ये कवर किया। फॉर एग्जांपल बोले कि 20 मीटर आगे गया। कितना गया? 20 मीटर आगे चला गया। तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? +20 मीटर। लेकिन कब बोलोगे? जब आप इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट करोगे, है ना। वेक्टर जो है वो वेक्टर्स जो होते हैं उनमें डायरेक्शन होता है, तो आपको ये हमेशा एक अपने मन से चुनना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें और आपका बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है, अभी बताया ना पीछे। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो गया, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन के आपने वेक्टर्स को पॉजिटिव माना है। मतलब इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर्स होंगे आप उनको क्या ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव। तो आप मॉड ऑफ एस को क्या लिखेंगे? +20 मीटर। ठीक है, अब देखना। ठीक है, मेहनत क्यों करना व्हेन आई हैव द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। आपका बॉडी फिर यहाँ से यहाँ आगे गया 20 मीटर, लेकिन इस बार मैंने कन्वेंशन के तौर पर इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स को क्या ले लिया? पॉजिटिव। है ना, ये आप फ्री हैं, आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव ट्रीट कर सकते हैं, उससे आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि वेक्टर में जो जब भी जो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ये सारी बातें मैंने आपको वेक्टर में सिखा दी है कि अगर वेक्टर पॉजिटिव है तो वो भी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी वो भी डायरेक्शन को ही बता रहा है। जैसे यहाँ पर आपका बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो ये वेक्टर है इनिशियल से फाइनल के तरफ, लेकिन आपने इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप लिखेंगे -20 मीटर। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो -20 मीटर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को क्या ट्रीट किया है? पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है, ये चुन सकते हैं आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये सब चीज़ें बेसिक है ना बाबू, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास एक बॉल है ना, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, कितने के वेलोसिटी से फेंक रहे हो? कितने के वेलोसिटी से फेंक रहे हो? 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंके। ठीक है, और ये कितना ऊपर तक गया? मान लेते हैं यहाँ तक गया। और ये हाइट कितना ऊपर गया? फॉर एग्जाम्पल h = से 30 मीटर्स, 30 मीटर ऊपर चला गया रफली। हम ये कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम रफली डेटा लिख रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था और 30 मीटर ऊपर तक गया। तो आप फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव ट्रीट करने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ट्रीट कर लें, है ना, तो ये वेलोसिटी भी ऊपर ही लग रहा है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो आप u की वैल्यू क्या लिखोगे? +20 मीटर पर सेकेंड। है ना, ये बॉडी ऊपर जा रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नीचे से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो यही वाला वेक्टर हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, कितना कवर किया? 30 मीटर, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप
एच की वैल्यू भी या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी +30 मीटर लिखोगे, है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई ऐसा कैलकुलेशन करते हो जिसमें कोई वेक्टर आता है, तो आपको हमेशा किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। आप मान लीजिए कि ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, और इसके अपोजिट में जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो गई। ठीक है, कोई बता सकता है क्या, सोचो तो, कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कब होगी? डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है बाबू वो 0 कब होगा, थोड़ा सोचो। जल्दी जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड। देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 होना मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका लेंथ 0 हो जाना, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। और लेंथ कब 0 होगा, ए बी का लेंथ कब 0 होगा, जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। और इसका जो लेंथ होगा लाइन का वही आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, और उसको 0 करना है। तो एक स्ट्रेट लाइन का लेंथ कब 0 होगा, जब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता है जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आप ये एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। आप इसमें ए पॉइंट से चले, है ना, ए पॉइंट से चले और चलते 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 वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो ये इनिशियल पॉइंट भी यही है और बी मतलब फाइनल पॉइंट भी यही है। पूरा आप एक चक्कर काटकर वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। रघुनाथ, नेट डिस्टेंस 0 मतलब 10 मीटर फॉरवर्ड एंड 10 मीटर रिवर्स, तब भी 0 हो सकता है, हाँ तब भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी 0 हो सकता है। डिस्टेंस नहीं बाबू, वो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, आप डिस्टेंस लिखे हैं वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए आप एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर, आप यहाँ से दौड़ना चालू किए, दौड़ते 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 वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो जब कभी भी आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, है ना। जैसे आप ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है, आपकी गाड़ी इस पॉइंट से चली, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, है ना। पहले आप ए से बी गए और फिर वापस बी से ए आ गए, है ना। मान लेते हैं आप 10 मीटर पहले आगे गए और फिर वापस 10 मीटर पीछे आ गए, तो ये इनिशियल पॉइंट है, और घूम आगे गए 10 मीटर और फिर 10 मीटर पीछे आ गए, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। बेसिक फंडामेंटल है, जब कभी भी आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब आपके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। तो इसीलिए बोला है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव तो वो सब वेक्टर के साइन पे डिपेंड कर रहा है कि आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है ना, दैट्स इट। और 0 का मतलब ये होता है कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड किया, आप जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर आ गए। जैसे आप रात पे अपने बेड पे सोए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, रात में मस्त आप अपना खाना पीना खा के बेड पे सोए, फिर सुबह हुआ, उठे उठे बाहर गए, काम किए, स्कूल गए, कॉलेज गए, कोचिंग गए, बाहर काम किए, है ना, शाम में मार्केट गए, कुछ सामान लाए, लास्ट में अल्टीमेटली फिर अपने बेड पे आके लास्ट में सो गए, है ना। तो जिस जगह से सुबह उठे थे वापस उसी जगह पे रात में आके सो गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे दिन का 0 है, क्योंकि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए।
ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ फंडामेंटल, ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। इसका यूज़ हम लोग को कभी कभी पड़ सकता है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स है, ये दिस इज़ एक्स डैश, दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई डैश। आपका बॉडी पहले ए पॉइंट पर था, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोजीशन वेक्टर। और बाद में वो किस पॉइंट पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया, तो फिर क्या डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो ये ओ ए हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओ बी हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है बताओ? ये इनिशियल पॉइंट है, सॉरी, ये इनिशियल ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देना है? स्ट्रेट लाइन से। और डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल से चल के फाइनल तक। तो ये जो ए बी वेक्टर आप लिख रहे हैं, ए से चलकर बी तक, ए बी मतलब ए टू बी, ए से बी, यही आपका है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, है ना? अभी तो यही पढ़कर आए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्शन भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। कैसे लिखोगे? आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने सिखाया है, तो आप इसको लिख सकते हो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, देखो इन ऑर्डर अरेंजमेंट, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो ओ ए प्लस ए बी को ऐड करोगे तो ओ बी वेक्टर आएगा। वेक्टर एडिशन है, मेरे हिसाब से मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो यानी आप डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को हमेशा लिख सकते हो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना? आपको कभी भी पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में कुछ दिया हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप आराम से ऐसे कर सकते हो, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया हो, अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम 1,2,1 टू 2,3,5, है ना? तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, 1,2,1 से 2,3,5 तक उसने अपना पोजीशन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो 2 में से एक जाएगा आई कैप, 3 में से 2 जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा 4k कैप। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। सारी चीज़ें बाबू मैंने आपको वेक्टर में पढ़ा दी है इसे। सो और अगर ये केस में वैल्यू पूछ दे तो ट्रायंगल फिट करेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपके वेक्टर्स के पास आई कैप जे कैप है तो ये 1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा? 16, तो √18 यूनिट्स। सारा कुछ हम आपको वेक्टर में सिखा चुके हैं। पहले बात तो ये पॉइंट से आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, आई कैप जे कैप के कैप लगा के इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, आपको वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सब कुछ सिखा दिया है। पी एफ माइनस पी आई, क्लियर है ये? अब आप मान लो तुमसे पूछे कि नहीं हमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, तो वेक्टर पता है, ये सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, स्पेशल केस √a² प्लस b² प्लस c² कर देना है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, तो ये बात याद रखना बाबू, है ना, ये ट्रायंगल वगैरह की चीज़ें, ये चीज़ें आपको अक्सर यूज़ आ सकती है ना। ये अच्छा चीज़ है और बेसिक से फंडामेंटल है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी चमका दो अगर क्लियर है तो, जल्दी जल्दी बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। सुबह केमिकल बॉन्डिंग वाले क्लास में बहुत कम बच्चे थे, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्लास प्रॉपर करिए, हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, छुट्टी मत मनाइए गर्मी का, नहीं तो ज़िंदगी ठंडा पड़ जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो तुमको थोड़ा आइडिया लगेगा। एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं 20 मीटर, ठीक है, ये इसका सेंटर है। आप ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक आ गए, ठीक है, ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक आ गए, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आप हमको डिस्टेंस बताइए कितना कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना कवर किया, बस हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। इट्स बहुत सिंपल, एकदम बेसिक सिंपल, फटाफट जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये सब क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए जल्दी जल्दी बता देना है। चलो बताओ। याद रखना, अगर आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप एक्चुअली पाथ कैसे ट्रैवल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना, किस रास्ते से जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट तो सीधा स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये रेडियस 20 मीटर है, तो ये तो डायमीटर हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि ये डायमीटर है, एंड डायमीटर इज 2r, 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस आप यहाँ से ऐसे चल कर जा रहे हैं, ऐसे सरकमफ्रेंस पे चल कर जा रहे हैं, तो ये आप कितना क्या कवर कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल, तो पूरा ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 20 पाई मीटर्स, आंसर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ए से चलकर बी तक आ गए, यही सेम, इसका रेडियस जो है वो 20 मीटर है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा, ए से चलकर बी तक आ गए। जल्दी जल्दी कमेंट करो। इस बार अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या है, ये आपका क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो गया, पिछले बार सेमी सर्कल था, इस बार क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो गया, है ना, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4, या फिर पाई इंटू 2 रेडियस कितना है 20, तो ये हो जाएगा 10 पाई, 10 पाई मीटर्स जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब आप इस कर्व, इसके सरकमफ्रेंस पर चलते चलते बी तक जाएंगे तो आप एक सर्कल का क्वार्टर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 2 पाई r/4 हो जाएगा, तो 10 पाई आएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको हमेशा एक ही काम करना है बाबू,
स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे और देखने की कोशिश करोगे तो यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, तो एस विल बी इक्वल टू √2 आर। दैट मीन्स रेडियस कितना है 20, तो हो गया 20 √2 मीटर्स, 20 √2 मीटर्स। भाई यार भाई, ठीक है, क्लियर है। चलो ये सब तो बहुत बेसिक से सवाल हैं। एक ये देखो, थोड़ा इसको बाबू देखना, ठीक है। ये आपका बॉडी का सर्कल है, सॉरी बॉडी का सर्कल बोलते हैं, ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। ऐसा कुछ ये हो गया इसका। एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक आ गया, ठीक है। इसका रेडियस ले लो, रेडियस ले लो, वही ले लो, 20 मीटर्स ही ले लो। और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, या तुम थीटा थीटा के टर्म में निकालो, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पिछले बार एक सेमी सर्कल मूव कर रहा था, इस बार क्वार्टर सर्कल मूव किया, इस बार ये ए बी जो है वो एक आर्क है, एक ए बी आर्क मूव किया है ना। आप ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक इस सरकमफ्रेंस के अलोंग ऐसे चल कर गए, इस सरकमफ्रेंस पे चल कर गए, ठीक है। तो ये यानी ये जो आर्क का लेंथ होगा वो डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो तुम ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लो हार्ड आ गया बाबू, विश्वास, ट्राई करिए, ट्राई करो ट्राई करो। हार्ड तो ये भी नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम देखते हैं कि तुमको कितना बेसिक मैथ्स याद है। गलत है, गलत है, गलत है। ये तुम लोग का 20 40 कैसे आ रहा है, यहाँ पे हम थीटा थीटा दिए हैं तो थीटा के टर्म में आना चाहिए। 20 40 कैसे आ रहा है, थीटा दिए हैं तो थीटा के टर्म में आना चाहिए ना।
अच्छा ऐसा क्या, देखते हैं कैसे करोगे। देखो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था कि आप थीटा को डिफाइन कर सकते हैं आर्क बाय रेडियस। थीटा को डिफाइन कर सकते हैं आर्क बाय रेडियस, ठीक है। लेकिन ये थीटा को आपको किस में पुट करना पड़ेगा, रेडियंस में, है ना। तो एक काम करो, तुम ले लो वैल्यू, थीटा की वैल्यू ले लो 30 डिग्री, तो तुम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करोगे, है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो थीटा को कितना रेडियन लिखोगे, पाई/6 रेडियन, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी रेडियन हो जाएगी, पाई/6, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा आर्क का लेंथ आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया पाई/6 और ये वाला भी हो गया पाई/6, तो बेसिकली पाई/6 प्लस पाई/6 मिलकर कितना हो गया, पाई/3। आर्क का लेंथ नहीं पता लेकिन रेडियस तो पता है, 20 मीटर। तो आपका जो आर्क का लेंथ आएगा दैट विल बी 20 पाई/3 मीटर्स, और यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस विल बी 20 पाई/3 मीटर्स, 20 पाई/3 मीटर्स, ठीक है। अरे बाप रे, सॉरी। चलिए उसके बाद आपका क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे बाबू, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दोगे, तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ चाहिए, तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा। ज्योमेट्री से आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। तो आप यहाँ से अगर पर देखो तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, ठीक है। ये रेडियस है, ये लेंथ है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज़ कर लोगे, साइन थीटा, ठीक है। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा यूज़ करोगे, ठीक है, तो साइन थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, इसको टाइम बीइंग के लिए हम कुछ वाई मान लेते हैं, तो ये वाई है। और हाइपोटेनस ये है, दिस इज रेडियस। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा। आर कितना है 20, और साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कट के हो जाएगा 10 मीटर्स। ये कट के हो जाएगा 10 मीटर्स, तो ये हो गया 10 मीटर, तो वो भी हो जाएगा 10 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर्स। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर्स, है ना। दिस इज़ बेसिक फंडामेंटल। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है आपने तो जाइए और ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर्स देखिए। सबसे पहले क्लास में ही मैंने आपको एंगल पढ़ाया है कि एंगल होता क्या है, ठीक है ना। तो आप तो नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल से ये लेंथ निकाल सकते हो, ये लेंथ बराबर ही है, तो ये 10 आया तो ये भी 10 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर्स, ठीक है। कितने लोग को चमक गया ये, जल्दी कमेंट करो। कितने लोग को ये चमक गया, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, ठीक है। सारा कुछ बाबू हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं। अगर आपको कोई 9th क्लास के बच्चे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, आप बेसिक मैथ्स देखिए, है ना। प्रॉब्लम हो कैसे जाता है आपको, जब आप ऑलरेडी आपको 2-3 महीने हो गए कोर्स लिए हुए, और हम बार बार आपको बोल रहे थे कि बेसिक मैथ्स करिए। बिना बेसिक मैथ्स के आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपल सा साइन थीटा ले रहे हैं आप, है ना, ये भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ देखिए, नहीं तो आप कोई फ़ायदा नहीं है फिर क्लास करने का। एक क्यूबॉइड है, एक, आइए थोड़ा आगे आएंगी तो दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब का जो साइड है
वो साइड ए है, ए साइड का लेंथ का क्यूब है। इस कॉर्नर पर यहाँ पर एक फ्लाई बैठा है, फ्लाई है ना, मच्छर बैठा है जो उड़ सकता है, फ्लाई मतलब जो उड़ सकता है, ठीक है। और इस कॉर्नर से उसको अपोजिट इस कॉर्नर पर आना है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। एक मच्छर है, वो उड़ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया है, इस नीचे वाले कॉर्नर से अपोजिट साइड के सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पर, है ना। तो बताइए मच्छर ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बोलिए, कुछ काम है। दे रहे। तो ये पूछने हम ऊपर से नीचे हैं, हम नहीं लिए। हम सुबह में पूरा ऑनेस्टिक। हाँ 20। हाँ। हम्म। चलो जल्दी बताओ, है ना, चीज बताओ, लगाओ लगाओ। अभी तक तुमको बहुत आसान लग रहा था, ये सब भी बनाओ, ये सब भी बहुत आसान है, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए। बाबू देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ज़रूर दिखेगा, कि आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे 15 to 20 मिनट्स और 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो एक मच्छर है मान लो, तो मच्छर तो उड़ सकता है, तो वो डायरेक्टली उसको पता है कि हमको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो उसको ये बात में आइडिया है कि हमको इस स्ट्रेट लाइन पर चलना पड़ेगा, ऑरेंज वाले स्ट्रेट लाइन पर। इस चीज़ को बाबू आप बोलते हैं, दिस इज बॉडी डायगोनल। ये क्या है, बॉडी डायगोनल, है ना। बॉडी डायगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला डायगोनल एकदम क्यूब के सेंटर से, है ना, क्यूब के सेंटर से एकदम होता हुआ वहां तक जा रहा है, बॉडी डायगोनल। आपको इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, कि आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, अब ये 3 डायमेंशन है, थोड़ा सा इसको बाबू समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो हम यहाँ पे तुमको कुछ कंस्ट्रक्शन करके बताते हैं। तुम देखो, ये अगर क्यूब है तो ये अगर क्यूब है तो ये ए लेंथ का है, ये भी ए लेंथ का है, तो नीचे में तो आपको बेस में एक स्क्वायर दिखेगा, और अगर ये स्क्वायर दिखेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल सकते हैं आप, है ना। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा √2a। बेस में आपको एक स्क्वायर दिखेगा, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, √2a हो जाएगा। अब ये वाला जो √2a है और ये पूरा लेंथ कितना होगा, ए, इसको और इसका तुम जब हाइपो इसको तुम राइट एंगल ट्राइंगल मानोगे तो ये √2a और ये ए करोगे, तो ये तुमको इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा h² इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर प्लस ये वाला a का होल स्क्वायर। तो ये बाबू हो जाएगा 2a² प्लस a², तो h की वैल्यू आ जाएगी √3a, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। डिस्प्लेसमेंट जो मच्छर कवर करेगा वो √3 है। दिस इज योर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ये आपका बॉडी डायगोनल का लेंथ है ना, क्योंकि क्यूब था जिसका साइड ए था, तो इसका जो एस है वो आपका √3a हो जाएगा।
ये कितने लोग को समझ में आया, थोड़ा फील कर पा रहे हैं क्या? बाबू देखना ना, ये थोड़ा ना तुमको ये ऐसा दिखेगा, ये 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अगर तुम ध्यान से सोचो, है ना, थोड़ा लॉजिकली ध्यान से सोचो, तो तुमको ये ऑरेंज वाला लाइन, ये ब्लू वाला लाइन, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, ये तुमको तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? है ना, ये येलो वाला डॉटेड लाइन, ये ब्लू वाला लाइन और ये ऑरेंज वाला लाइन, ये तीनों लाइन मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस तो लगा ही सकते हैं। तो इसका लेंथ हमको निकालना है, तो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये ए पता है, लेकिन ये वाला हमको येलो का डॉटेड लाइन हमको नहीं पता कि येलो डॉटेड लाइन का लेंथ कितना होगा। अगर ये लेंथ निकल जाएगा तो हम पाइथागोरस लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये सोचो कि तुम येलो डॉटेड वाला कैसे निकालोगे। येलो डॉटेड वाला जो लाइन है वो तुमको नीचे पढ़े हुए स्क्वायर का डायगोनल दिखेगा। क्यूब है ना, तो इसका हर एक फेस स्क्वायर है। तो जो नीचे में जो स्क्वायर बना हुआ होगा उस स्क्वायर का ये डायगोनल है। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 है, क्योंकि ए इसका क्या है, साइड लेंथ। तो ए साइड लेंथ हो तो ये हो गया स्क्वायर का डायगोनल, तो ये √2 हो गया। ये ए दिया ही हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुमको ये ऑरेंज वाला या बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है वो मिल जाएगा। जल्दी बोलो, चमका क्या? जल्दी बोलो। सिंपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। अब आज सीखते जाइए, सीखने का कोशिश करिए ना, नहीं जानते हैं, नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के बाद पूरे कहीं पे भी बॉडी डायगोनल आता है तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, बॉडी डायगोनल हमेशा √3 होता है ना, हमेशा। ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, जैसे कैसे स्क्वायर का डायगोनल √2 याद रहेगा, उसी तरीके से पूरे क्यूब का, है ना, पूरे क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा वो हमेशा √3 होगा, और उसको निकालने का तरीका भी यही है जो हम आपको बताए। जल्दी जल्दी चमकाओ बल्ब, अगर क्लियर है तो। ओके, रुको, कुछ और क्वेश्चंस देते हैं तुमको। एक बॉडी है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, वो यहाँ से
से 20 मीटर आगे गया और वापस पीछे आ गया, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। पहले 20 मीटर आगे गया और फिर पीछे आ गया से 10 मीटर। तो आप हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए कि कितना होगा। चलो ये इजी है, ये तो बनना चाहिए। ठीक है, आपका बॉडी यहाँ पर था, यहाँ से पहले 20 मीटर आगे गया, फिर इन टोटल यहाँ से 10 मीटर पीछे आ गया। तो आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। करो, तब तक हम कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं और अच्छा। देखो, डिस्टेंस तो स्केलर होता है। ये 20 मीटर आगे गया, गलत आ रहा है आप लोगों का, गलत आ रहा है। ये 20 मीटर आगे गया, फिर 20 मीटर पीछे आया होगा तो यहाँ गया होगा, और फिर 10 मीटर इधर गया, तो डिस्टेंस इसने टोटल ट्रैवल किया है 50 मीटर्स। है ना, यही बच्चे यही यही मिस्टेक ही करते हैं, इसीलिए हम तुमको यही हम जानते थे कि आपका आंसर 30 आएगा। बाबू, आप पहले यहाँ से 20 मीटर आगे गए तो 20 मीटर पीछे आएंगे, तब तो इस जगह पर आएंगे, और फिर इससे 10 मीटर पीछे जाएंगे। तो टोटल 20, 20, 40 और ये 10, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 50 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर। और डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा लेफ्ट के तरफ, इस डायरेक्शन में 10 मीटर, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इधर है, जबकि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो 50 मीटर्स है। कितने लोग का चमक गया ये? कितने लोग का सही है? टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, आंसर ही गड़बड़ आया है। आप क्या किए कि फट से 20 और 10 30 जोड़ दिए। अगर आप 20 आगे गए हैं तो पहले 20 पीछे आएंगे तो इस जगह पर आएंगे, फिर 10 पीछे जाएंगे तो 20, 20 40 और ये 10 50 आएगा। कॉन्सेप्ट तो बाबू, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के करेंगे, यूरोडॉक तक के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, लेकिन उसका टेंशन नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए। अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में है ही क्या, तो क्वेश्चंस भी थोड़े लिमिटेड है। एक क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है, उस क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। है ना, उस क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। है ना, बहुत बच्चे बेसिक मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हैं अभी कि नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि वो दे या नहीं दे। ठीक है, चलो उसको थोड़ा बाद ही में करा देंगे, है ना, क्योंकि मान लो अगर बच्चे नहीं पढ़े हैं तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो। ठीक है, हम क्वेश्चन देते हैं, जो बच्चे मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लिए हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो इसको ज़रूर ट्राई करना। एन एंट इज एट अ कॉर्नर ऑफ अ cubicle room
A. The ant can move with constant speed u. The minimum time taken to reach the farthest corner. सेम यही, मान लो एंट यहाँ पर बैठा है, फार्दर कॉर्नर यही है, बॉडी डायगनल ही है। फार्देस्ट कॉर्नर जो है वो बॉडी डायगनल ही है। लेकिन ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है। यहाँ पर जो चीज़ था वो फ्लाई था। फ्लाई कहने का मतलब कि वो यहाँ से उड़ के जा सकता था, तो जब उड़ के जा सकता था तो ये हवा में उड़ के यहाँ पहुँच गया। लेकिन ये चींटी है, ये चींटी जो है वो फ्लाई नहीं करती। आपको यही मानना है कि यहाँ पर ये जो चींटी है वो फ्लाई नहीं करती। इसका मतलब वो तो ज़मीन पर रेंग रेंग कर ही जाएगी, है ना, जमीन पर रेंग के जाएगी, फिर इस दीवार पर ऊपर जा सकती है ना। तो वो कौन सा रास्ता चुनेगी कि उसको टाइम सबसे मिनिमम लगे। देखो मिनिमम टाइम मतलब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट किसका लगाना है, मैक्सिमा और मिनिमा का। हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। आप एक काम करिएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन लिखने का कोशिश करना, और आपको पता है फिर आप उसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो कर दोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, और हर बच्चे को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपको मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया है, और मैं आपको हमेशा बात बताता था कि आपको जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, आप उसका एक फंक्शन लिखने का कोशिश करो। ठीक है, जब आप वो फंक्शन लिख लोगे, आपके पास फंक्शन आ जाएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो कर देना, आपको कंडीशन मिल जाएगा, और फिर उस कंडीशन को आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम इस चैप्टर के लास्ट में टेक करेंगे, है ना। आप टाइम बिंग के लिए बिल्कुल ये बना सकते हैं, है ना। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हम आंसर भी बता देते हैं। ठीक है, जो टाइम आपका आएगा, यहाँ यहाँ हम लिख देते हैं, जो टाइम आपका आएगा दैट विल बी रूट अंडर 5a/u, है ना। क्यूबिकल रूम, का जो एज है वो a लेंथ का है, और स्पीड जो है वो उसका u है। तो इन्हीं दोनों टर्म के हमें आंसर आ रहा है। जो बच्चे मैक्सिमम मिनिमा ट्राई कर लिए हैं वो इसको, या जिनको आता है, कोई ऐसा भी बच्चा है ना, जो 12th का है, या जिनको अच्छे से मैक्सिमम मिनिमा वाला का कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हैं, वो इनको ज़रूर ट्राई करना, है ना। ये आपका आज एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो टाइम मत लगाइए, टाइम वेस्ट मत करिएगा, बाकी आप यहीं तक पढ़िएगा, जब हम आपको आगे पढ़ा देंगे तब आप करना। ठीक है, सर कोई भी रास्ता से एक एक बार तो शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं 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 बाबू, ये इतना आसान नहीं है ना, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, और हम तुमको ये भी बता दें, तुम ये सोचोगे कि उड़ के नहीं जाएगा तो ये इस वाले डॉटेड लाइन पर चला जाए और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। तुमको पहले शॉर्टेस्ट पाथ निकालना पड़ेगा। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जब तक तुम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकालोगे तब तक तुम ये क्वेश्चन नहीं बना सकते। तुमको पहले एक क्या करना पड़ेगा पता है, तुमको मानना पड़ेगा। तुम पहले मानोगे कि हो सकता है ये यहाँ से यहाँ कहीं बीच में आ जाए, यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए, तो इस तरीके से तुम पहले एक एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर उस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू क्या करोगे, ज़ीरो करोगे, है ना। क्या करोगे, ज़ीरो करोगे, तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा पाथ ये लेगा, तब ये मिनिमम टाइम लेगा। तो फिर जब वो तुमको पाथ मिल जाएगा, तब तो तुमको स्पीड दिया ही है, डिस्टेंस मिल ही जाएगा, तो टाइम नहीं निकल जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड से, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करना। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हैं, वो उनको ज़रूर ट्राई करेंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नहीं बाबू, टेंशन मत लो, मैं टाइम मैक्सिमा का नहीं आएगा, टाइम को आपको हमेशा मिनिमाइज ही करना रहता है, डोंट वरी। ठीक है,
आप डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो उस तरीके से फॉर्मुलेटेड रहेगा। ठीक है, इसको ट्राई करो, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो तो वाइंड अप करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ, कल का फिर बहुत आज तो बेसिक बेसिक ही था, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें। कल हम लोग थोड़ा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। कल का क्लास मिस मत करना, कल का क्लास कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एवरेज स्पीड वगैरह करके फिर जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, और फिर उसके आगे फिर हम लोग उस पर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अरे बाप रे।